नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं 6 जनवरी 2019 के सुपर टेट के प्रश्न पत्र के बारे में। ये जो आपके सामने वीडियो है ये पार्ट 4 है। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए थे 2019 के सुपर टेट के प्रश्न पत्र के बारे में। सारे प्रश्नों को हल किया था और उसके साथ साथ में जो कॉन्सेप्ट या जो थ्योरी दी हुई थी उसके बारे में भी हमने डिस्कशन की थी काफ़ी डिटेल में। यानी कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं या उनके थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमारी पार्ट 4 वीडियो है सुपर टेट की प्रीवियस एग्जाम पेपर की सोल्यूशन की। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिल करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस सुपर टेट या फिर यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन के साथ में। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर 2021 शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। चलिए, पहला प्रश्न जो है आप सभी की स्क्रीन पर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z² प्लस 6yz इज फैक्टराइज्ड एज, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z² प्लस 6yz का गुणनखंड क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है एक्स प्लस वाई माइनस 3z इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस 3z। ऑप्शन नंबर बी है एक्स माइनस वाई माइनस 3x इन ब्रैकेट x माइनस वाई प्लस 2z इन ब्रैकेट। ऑप्शन नंबर सी है x प्लस वाई माइनस 3z इन ब्रैकेट और x माइनस वाई प्लस 3z इन ब्रैकेट। और ऑप्शन नंबर डी है लास्ट ऑप्शन x माइनस 2y प्लस 3z इन ब्रैकेट x माइनस वाई प्लस 3z इन ब्रैकेट। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस को याद करने के लिए आपको जो सर्व समीकरण है उनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूज़ होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है, फिलहाल आप ये देख लीजिए, जब भी क्वेश्चन में कोई चीज़ दी हुई है तो हमने कहा है न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको जो चीज़ गिवन है उसको लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे तो आपका ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z² प्लस 6yz, ठीक है। जब आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो आप चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सर्व समीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने पहले भी कहा है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो उन चीज़ों को लिख लें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z² प्लस 6yz, यही है आपकी इक्वेशन, ठीक है, जिससे आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x बिल्कुल अलग है, जबकि इतनी जो है वेरिएबल्स ये सब क्या है, थोड़े से सिमिलर हैं। मतलब ये जो आपको y दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी एक y है, ये जो z आप देख रहे हैं यहाँ पे भी z है। दैट मीन्स कि यहीं से जो आपका आगे चल के है वो फैक्टराइज होगा। कैसे, आपको एक्स स्क्वायर को बाहर लिख देना है। अब ये जो आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल्स, आप इन्हें जब सॉल्व करेंगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी y माइनस 3z², ठीक है। कैसे आई, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो ये चीज़ आप फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम ऑलरेडी अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और अब अगर आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3z² ये हमारा सोल्यूशन आया है, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका इक्वेशन देखा है ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी कि किसके बराबर है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है ये, इक्वल टू, अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ए प्लस बी इन ब्रैकेट फिर ए माइनस बी इन ब्रैकेट होता है, ठीक है। और यही चीज़ आपने यहाँ पर देखा, ठीक। चलिए स्क्रीन को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जब हमने इक्वेशन को ज़्यादा सिंप्लीफाई किया तो ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट वाई माइनस 3z होल स्क्वायर आया, ठीक है। अब आप इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो इक्वेशन आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। जो आपके वेरिएबल्स होंगे एक्स प्लस वाई, ठीक है, माइनस 3z
और यहाँ पर एक और ब्रैकेट और x माइनस वाई प्लस 3z। ठीक है, दोनों चीज़ें सिमिलर है, बस यहाँ पे आपको प्लस दिखाई देगा, यहाँ पे माइनस दिखाई देगा। ठीक है, तो जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका आंसर आता है x प्लस वाई माइनस 3z और x माइनस वाई प्लस 3z। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इन अ ट्रापेजियम द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स आर ए एंड बी, द लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स इज। आपको बताना है कि एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं की लंबाई ए और बी है और इसकी असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रक्शन करना होता है। दैट मीन्स कि सबसे पहले आपको एक इमेज बनानी है ट्रेपीजियम की। ठीक है, आपने बनाया, फिर आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है और आपको इसे लेबल भी करना है ए बी सी डी, यानी कि ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, ये हुआ डी। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि जो समानांतर भुजाओं की जो लंबाई है ए और बी है और आपको ट्रेपीजियम या आपकी से समलंब चतुर्भुज भी कहें तो इसकी दोनों साइड जो होती हैं, अगर मिड पॉइंट से आप इसे जोड़ रहे हैं तो ये जो दोनों साइड्स हैं ये बराबर होंगी और ये जो साइड्स है वो ये बराबर होंगी। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो साइड है वो इसके बराबर होगी और ये जो साइड है वो इसके बराबर होगी। ठीक है, अगर ये x है तो ये भी x होगी, ये y है तो ये भी y होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो ट्रेपीजियम की हमने अभी ड्रॉ किया, ठीक है, इसे लेबल पे किया ए बी सी डी ई और ये एफ। ठीक है, हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखी। चलिए सब इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो इस ट्रेपीजियम में ए बी जो ए बी है वो बराबर है, आप इसे अज्यूम करिए कि ए जो है ए और बी ये क्या है बी के बराबर। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और सी डी जो है यानी कि ये सी और ये डी ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, जो कि ये। ठीक है, अब डी ई जो है यानी कि ये जो डी ई है ये ई ए के बराबर है और ये जो सी एफ है वो एफ बी के बराबर है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अब इसके अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी। ठीक है, और अगर आप इसे आगे चल के देखेंगे तो क्योंकि ए बी जो है ए बी पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, ए बी किसके पैरेलल है, ई एफ के। ठीक है, और यही ई एफ किसके पैरेलल है, इसके। ठीक है, तो उसे ही आप अब अकॉर्डिंग टू फिगर आपने देखा कि ये जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है और ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, यानी कि ए बी इज पैरेलल टू ई एफ एंड ई एफ पैरेलल टू डी ई। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो ई एफ है आपकी, थोड़ा सा फिगर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये जो लकीर है, ठीक है, ये जो लाइन्स है आपकी, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा फिगर हो जाता है गाइस, आपको फिलहाल यहाँ सोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, और इमेज के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये जो आपकी ए बी, ठीक है, सी डी ई और एफ है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ई एफ है यानी कि ये जो ई एफ है ये हाफ है किस लाइन के, हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी, यानी कि हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी। ठीक है, तो ई एफ अगर आप देखेंगे ये आपकी जो ई एफ है ये किसकी हाफ होगी, हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी। ठीक है, और जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको ए बी की हमने वैल्यू क्या बताई थी, ए बी यहाँ पे क्या है, ए बी है यहाँ पे ए और डी सी जो है यहाँ पे बी। ठीक है, तो इसी इक्वेशन में जब आप वैल्यू पुट कर देंगे ए बी और सी डी की तो ई एफ जो हो जाएगा, ई एफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2। ठीक है, तो ए बी अपॉन 2 जो है वही आपका करेक्ट आंसर है और ई एफ की जो वैल्यू है आपको पूछी गई है, तो ई एफ की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आई है, ए प्लस बी अपॉन 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है द एजेस ऑफ 6 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गिवन। किसी क्लास में या किसी कक्षा में 6 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नवत है, दी गई है 13, 14, 18, 16, 19 और 12। इनकी माध्यिकाएं क्या होंगी आपको बताना है। ठीक है,
तो दोस्तों माध्यिकाएं जो होता है, माध्यिकाएं मीन्स होता है ऐसा टर्म जो कि बिल्कुल मिडल में होता है, ठीक है। तो माध्यिकाएं अगर आपसे पूछा जाए तो एक ऐसा टर्म जो बिल्कुल बीचों बीच पाया जाता है, ठीक है। तो बीचों बीच निकालने के लिए जो सारे छात्र हैं, ठीक है, उनकी जो भी एज दी हुई है उसको आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी आयु जो कि है 12, फिर 13, फिर 14, फिर 16, फिर 18 और फिर 19, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि बीच की कौन सी दो वैल्यूज़ हैं, बीच की ये दोनों है ना। और अगर देखिए ये अगर ऑड में, अगर ये इवन में है, यानी कि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो आपको बीच की दो संख्याएं लेनी है, ठीक है। यहाँ पे ये करेंगे आप, लेकिन अगर यहाँ पे एक और वैल्यू होती, ठीक है, मान लीजिए 20 होती, तो आपको क्या करना होता कि इसके बीच की, इसके बीचों बीच की वैल्यू लेते, यानी कि 16 लेते, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे नहीं मेंशन है, सिर्फ यही जो संख्या है वो है, ठीक है, 6 ही। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि इसके बीच की जो संख्या है, यानी कि 14 + 16 अपॉन 2 करना है, ठीक है। तो जब आप 14 और 16 को जोड़ते हैं, ऐड कर देते हैं, तो आता है 30 अपॉन 2, यानी कि जो आपका वैल्यू आया है वो है 15। यानी कि जो दी गए छात्रों की जो माध्यिका होगी वो कितनी होगी, 15। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है द एम्पिरिकल रिलेशनशिप अमंग द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में अनुभाविक संबंध क्या है, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 2 मीडियम इक्वल टू मोड प्लस मीन, या 2 माध्यिका इक्वल टू बहुलक प्लस माध्य। ऑप्शन नंबर बी है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, या 3 माध्यिका इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य। या फिर ऑप्शन नंबर सी है मीडियन इक्वल टू मोड प्लस मीन। ऑप्शन नंबर 4 है मीडियन इक्वल टू 2 मोड प्लस 3 मीन। तो जो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, कैसे निकला आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको पता है कि माध्य जो होता है, माध्य माइनस बहुलक, ठीक है, बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्य माइनस माध्यिका, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यह सभी को पता होगा। इसे अगर आप ध्यान से देखें तो माध्य और बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्य माइनस 3 इंटू माध्यिका, ठीक है। अब ये जो है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 3 माध्यिका इक्वल टू 3 माध्य माइनस माध्य प्लस बहुलक, ठीक है। तो इसे अगर आप आगे देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि 3 माध्यिका इज इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसमें आपको बिल्कुल भी ब्रेन ट्विस्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसका बस क्वेश्चन अगर आपने माइंड में कभी भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मीन मीडियन मोड का, तो यहीं से आपका सॉल्व हो जाता। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ़ अ पर्सन loses या losses 20% on selling price, then what percentage of loss will be made on cost price। यानी कोई भी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर अगर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 20%, ऑप्शन नंबर बी है 25%, ऑप्शन नंबर सी है 40/3%, और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे 50/3%, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए गाइस क्या करना है, आपको अज्यूम करना है, आपको मानना है कि जो सीपी है यानी कि कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 100, ठीक है। इसके बाद आपको मानना है कि फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि जो विक्रय मूल्य है वो 20% की हानि होती है यहाँ पे, जो आपको क्वेश्चन में दिया है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो चीज़ दी हुई है क्वेश्चन में उसे आपको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। यानी कि एसपी यानी कि विक्रय मूल्य पे कितने परसेंट की हानि होती है, 20% की, ठीक है। तो हानि का जो फॉर्मूला है दोस्तों, हानि का यानी कि हानि मीन्स होता है लॉस, ठीक है। तो हम इंग्लिश में यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो लॉस का जो फॉर्मूला है, लॉस इक्वल टू
SP माइनस CP। ठीक है, जब SP यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो जब कम होता है, ठीक है, इससे लॉस निकाला जाता है, लेकिन सेलिंग प्राइस अगर कम होता है कॉस्ट प्राइस से तो यहाँ पे लॉस माना जाता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे देखिए जो हानि है वो हानि है विक्रय मूल्य का 20%। ठीक है, यानी कि लॉस इक्वल टू 20% ऑफ SP। ठीक, इसके आगे आप क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। इसके आगे अब क्या है कि इसको अगर आप इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो आएगा 100 इंटू 20/100। ठीक, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना आपका 20%। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है क्रय मूल्य, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है क्रय मूल्य CP दी है यहाँ पे CP इज इक्वल टू 20 + 100। ठीक है, इक्वल टू 120 रुपीज़। अब क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हानि यानी कि लॉस अपॉन CP इंटू 100 ये होता है लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। तो अगर आप इसमें तो चलिए इसका मतलब जब आप लॉस परसेंटेज के अंदर जब आप वैल्यू पुट कर लेते हैं इस फॉर्मूला में तो आपका आता है 20/120 इंटू 100। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाता है, 2 6 12 और आएगा जो आपका आंसर वो होगा 100/6। ठीक है, और इसे आप फर्दर और ज़्यादा रिड्यूस करेंगे यानी कि काटेंगे तो होगा 50/3%। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 50/3%। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है द 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है OP रावत, ऑप्शन नंबर B है अचल कुमार ज्योति, ऑप्शन नंबर C है सुनील अरोड़ा और ऑप्शन नंबर 4 है SY कुरैशी। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर C सुनील अरोड़ा दैट टाइम। ठीक है, ये तब की बात करी जा रही थी जब 2019 में जब पेपर हुआ था। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जाने। भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा थे। इनके पहले इन्होंने जिसका कार्यभार संभाला था यानी कि OP रावत की जगह इन्होंने ली थी। ठीक है, सुनील अरोड़ा राजस्थान कैडर के 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी थे और इन्होंने सुनील अरोड़ा ने 2 दिसंबर 2018 को ओम प्रकाश रावत की जगह कार्यभार संभाला था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे 25 मई, ऑप्शन नंबर B है 29 जून, ऑप्शन नंबर C है 30 जुलाई और ऑप्शन नंबर D है 29 अगस्त। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर D यानी कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन ये मनाया किसकी याद में जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हॉकी के जो दिग्गज ध्यानचंद जी की जयंती पर इसे मनाया जाता है और उन्हीं की याद में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हु रोड द एपिक बुद्ध चरित्रम, यानी कि बुद्ध चरितम महाकाव्य को किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है अश्वघोष, ऑप्शन नंबर B है नागार्जुन, ऑप्शन नंबर C है हेमचंद्र और ऑप्शन नंबर D है गौतम बुद्ध। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ये जो बुद्ध चरित्र महाकाव्य है ये लिखी गई थी अश्वघोष के द्वारा। ठीक है, अश्वघोष एक महाकवि और साथ ही साथ एक दार्शनिक भी थे और बुद्ध चरित्र जो महाकाव्य था इन्हीं के द्वारा लिखा गया था अश्वघोष के द्वारा। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A। तो दोस्तों यहाँ पे खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। आई होप आपने जो कॉन्सेप्ट था यहाँ से सीखा होगा, लेकिन फिर भी कोई ऐसा कंटेंट है जो इनअप्रोप्रिएट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 5 में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और भी ज़्यादा क्वेश्चन सुपर टेट के। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।